Hello students, welcome on day 42 and today's topic is coordination compound part 2. प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि वीबीटी और उसके थ्रू किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन करते हैं और कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री और शेप डिसाइड करते हैं। अब वही एक और तरीका है, एक और थ्योरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग भी वही काम किया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको भी चेक कर लेते हैं। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या मानती है? अट्रैक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड्स जो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक मानती है, एक आयनिक कंपाउंड की तरह वो उसको ट्रीट करती है। वो कहती है कि लिगेंड और मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स और वैकेंट ऑर्बिटल उनके बीच में जो है एक अट्रैक्शन होता है, लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ठीक है, ये पॉइंट चार्जेस की तरह ट्रीट करती है लिगेंड्स को। नो इंटरेक्शन बिटवीन मेटल ऑर्बिटल एंड लिगेंड ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स के बीच में कुछ नहीं है, लेकिन वो पॉइंट चार्ज की तरह उनको। द डी ऑर्बिटल एंड मेटल ऑल हैव सेम एनर्जी। तो डी जनरेट ऑर्बिटल्स होता है 5, बाद में वो स्प्लिट हो जाते हैं लिगेंड की प्रेजेंस में, अपनी डीजेनरेसी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। देखो, when a complex is formed then the ligands destroy the degeneracy of the orbitals now have different energies। दो तरह के पार्ट में, एक T2Z और एक EZ, triplet degenerate and doublet degenerate। T2Z and EZ में स्प्लिट हो जाता है। the energy of orbitals is raised because of repulsion between ligand electron and metal। तो रिपल्सन की वजह से एक शेल एक और कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। जैसे ऑक्टाहेड्रल में इजी ऑर्बिटल्स होते हैं जो ज्यादा सामने होते हैं, तो उन पर रिपल्सन ज्यादा लगता है, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो जो एनर्जी का जो गैप होता है उसे क्या बोलते हैं? CFSE, जिसे बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और ये स्प्लिटिंग बोला जाता है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल बातें हैं, इनके अंदर कॉम्पिटिशन में इनका कोई रोल नहीं है। जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में T2Z ऐसे कम एनर्जी हो गई, इसकी ज्यादा, तो इसको अपन माइनस से शो करता है, ये क्या शो करता है? प्लस से। ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, उसमें हम काम में लेंगे। ठीक है, देखो पढ़ लो इसको। In an octahedral complex, the metal is at the center of octahedron and ligands are at 6 corners। तो जैसे इस तरह का होता है octahedron, ये ज्योमेट्री होती है, ये मेटल है और यहाँ सब लिगेंड उसको इलेक्ट्रॉन देकर सबके सब क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। ये सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ऑल बॉन्ड्स आर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ठीक, द स्प्लिटिंग ऑफ द degenerate levels due to the presence of ligands in a definite geometry is termed as crystal field splitting। मैंने पहले बताया दिया आपको। and the energy is called crystal field splitting energy। तो इसको डेल्टा O से बोलते हैं, और अगर टेट्राहेड्रल होगा तो डेल्टा T बोल देंगे, स्क्वायर प्लेन होगा तो डेल्टा SP बोल देंगे। ठीक है, ये O for octahedral। Thus the energy of the two orbitals will increase by 3/5 del O and that of 3 T2Z will decrease by 2/5, यानी 0.4 है ये, वो 0.6 डेल्टा O है। जब कैलकुलेशन करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। ओके, अब यहां देखिए, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, साइनॉल, नाइट्राइटो, नाइट्रो, पेरिडीन, अमीन, इथिलीन, डायमीन, ऐसे और ऐसे वाटर, और ये जितने भी होते हैं हेलोजन्स, ऑक्सिलेटो, थायोसल, साइनेटो, सल्फाइडो, नाइट्रेटो, हाइड्रोक्सो, ये सब कौन से हैं? वीक फील्ड लिगेंड। अब इसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पहला पॉइंट क्या है? इफ डेल्टा ओ लेस देन P, P मतलब क्या होता है? पेयरिंग एनर्जी, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग, अगर उससे कम है डेल्टा O स्प्लिटिंग एनर्जी, तो फिर क्या होता है? इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन होता है। पहले T2Z में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 1 2 3। ठीक है, पहले 1 2 3 तीन ऑर्बिटल में भर गए। फिर जो इजी आता है उसमें 4 और 5 उसमें आएंगे, राइट? 1 2 3 4 5, देन वापस से नीचे 6 to 8 इसमें आएंगे और 9 to 10 वापस इसमें जाएंगे। तो ये कॉन्फ़िगरेशन होगा कब? जब लिगेंड कैसा होगा? वीक फील्ड लिगेंड होगा। डेल्टा O डिपेंड ऑन लिगेंड्स, जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उतना स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। तो डेल्टा O स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। अगर ये पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होगा तो ये कौन से केस में होता है? इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो इसमें पेयरिंग हो जाती है, पेयरिंग के लिए एनर्जी मिल जाती है। तो T2Z में किस तरह से? पहले 6 का 6 इलेक्ट्रॉन इनमें आएंगे, 1 2 3 4 5 6, पेयरिंग हो गई। आफ्टर दैट क्या आता है? इजी 7 to 10। तो ये आपको बताया था ना पहले, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी इस तरह से बात करते हैं। तो इसमें अगेंस्ट हंट्स रूल पेयरिंग होगी, जबकि उसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें अगेंस्ट हंट्स रूल पेयरिंग होकर रिवर्स पेयरिंग हो जाएगी। समझ में आ गया? तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में होता है। ये कौन से केस में होता है?
वीक फील्ड लिगेंड के। तो ये ए और बी दो क्लास है जिसके बेस पे अपन किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी ने बोला कि D5 अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो कैसा होगा आंसर, T2G5 EG0, राइट। सारे के सारे T2G में भरेंगे, पेयरिंग हो जाएगी। और अगर WFL हुआ, वीक फील्ड लिगेंड हुआ, तो इस तरह से आएगा T2G3 और EG में क्या आएंगे 2, 1 2 3 नीचे और 2 फिर ऊपर भरेंगे पहले, सब तो पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन सब में आएंगे, ठीक है। तो वीक फील्ड लिगेंड होगा तो इस तरह कॉन्फ़िगरेशन होगा, नहीं तो ये हमें कॉन्फ़िगरेशन काम आएगा जब हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की कैलकुलेशन कर रहे होंगे, ओके। तो देखिए बच्चों, ये दो एग्जांपल है, जैसे FeCN6 पहले भी लिए थे हमने। तो आयरन इन +2 स्टेट, +2 का मतलब होता है 4s0 3d6, राइट। तो 3d6 होता है, तो इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन बनता है इसका, ये 3d6, ये डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है, ये वो ऑर्बिटल्स हैं जिनके पास एवरेज एनर्जी है, वही वैसे का वैसे दिखाया वापस। और ये स्प्लिटिंग के बाद की बात है, ये इजी में हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों T2G में, इनको बोलेंगे इजी और इनको ट्रिपली डिजेनरेट T2G, राइट। तो 6 इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिल होंगे, 1 2 3 4 5 6, कैसे बढ़ते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6, ऊपर नहीं जाएंगे, क्यों, बिकॉज साइनाइड जो है वो कैसा लिगेंड है, साइनो जो लिगेंड है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स नीचे बढ़ते हैं, और ये जो एनर्जी गैप है दैट इज कॉल्ड डेल्टा O, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा उतना ही ज्यादा होगा। अब ये की कैसी है, यहां भी सेम है, Fe+2 ही है, लेकिन इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन जो आएगा तो यहां पर देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये डिजेनरेट ऑर्बिटल वापस बताए, ये जिनके पास एवरेज एनर्जी बताए, और उसके बाद ये T2G और ये EG, अगेन दिस इज डेल्टा O बट इट इज स्लाइटली लेस देन दैट वन, उससे कम होगा ये, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, 1 2 3 देन 4 देन 5 देन 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे 4, दैट्स व्हाई ये कैसे नेचर का होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 0, जिससे कैसे नेचर का होगा। तो ये सब अपन बीबीटी में पढ़ चुके हैं, तो बस एक आइडिया दिया है मैंने आपको, इसको इसकी हेल्प से अपन कोई क्वेश्चन कंपटीशन में सॉल्व नहीं करेंगे, ये तो बोर्ड लेवल पे दिखाना होता था तो हम दिखा रहे हैं, ठीक है। तो बस आप ध्यान रखिए, हम तो मिक्स करके पढ़ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा तो कैसे होगा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है जनरली इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, तो वो सब बातें आपने पढ़ी। और मैं कंक्लूड कर रहा हूं, और अच्छे से कंक्लूड करने से क्या होगा, आपको और क्लियर हो जाएगी बात। ये देखिए बच्चे, एक्सेप्शंस अभी नहीं है, अभी तो मैं एक बेस बता रहा हूं आपको कि अगर कॉन्फ़िगरेशन D1 to 3 है, मतलब D में अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 ऑर्बिटल वैकेंट है पहले से ही, तो हमेशा कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, D2sp3, इधर लिगेंड इज SFL और WFL, डजंट मीन, irrespective of the nature of ligand. In the similar way, when electrons are 8 to 10 in D, then it is always sp3d2 because there is no chance to make two vacant d orbitals, ठीक है। sp3d2 होगा, ये भी वही बात होगी, इधर SFL और WFL। तो क्लियर हो गए ना, 1 to 3 है कॉन्फ़िगरेशन में D में तो D2sp3, 8 to 10 है तो ऑलवेज sp3d2। लेकिन ये है केस, दिस इज द ओनली केस जिस पे अपने को फोकस करना होता है, सारे क्वेश्चन इसी पे आते हैं। D4 to 7 SFL है तब होगा D2sp3, यानी कौन सा वाला, लो स्पिन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और ये कौन सा होगा, हाई स्पिन sp3d2 जब वैकेंट D नहीं हो करा सकते अपन, तो फिर क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा तो sp3d2 होगा। ये तो एक कॉमन चीज है जो आपको याद करनी है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस होंगे, वो आप साथ में याद कर लेंगे तो हमारा काम हो गया बस। तो किसमें कौन सा हाइब्रिडेशन होता है, कैसी शेप होती है, सब पहले भी देख चुके थे अपन, वही सब चीजें मैं वापस बता रहा हूं। इसको पेज को आप अच्छे से सेव करिए, याद करिए। लुक, NH3 normally SFL, but when it is with iron complexes, आयरन के कॉम्प्लेक्सेस में जो आएगा तो अमोनिया जो है वो किसकी तरह वर्क करता है, वीक फील्ड लिगेंड की तरह वर्क करता है। जैसे ये क्वेश्चन आया आपको, FeNH3 6 + 2, तो Fe2+ है, Fe2+ का मतलब हो गया D6,
तो D6 में अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है जब तो क्या होता है D2sp3। लेकिन अब हमने एक एक्सेप्शन बताया कि आयरन इज अ वीक फील्ड लिगेंड इन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ NH3 is a weak field ligand in the complexes of iron। ठीक है, तो D6 आ गया। तो इसमें आपको कौन सा बताना है हाइब्रिडाइजेशन? इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2 क्योंकि ये वीक फील्ड माना गया है इसमें। अदरवाइज तो अपन सीधा अपन पहले पढ़ा हुआ था, ये एक्सेप्शन अगर नहीं पढ़ा है तो हमारा आंसर होगा D2sp3 और सब ऐसे बता देना sp3d2 होगा, कोई पेयरिंग नहीं होगी, उस तरह का। यहां देखिए आप, ये दूसरा पॉइंट है OH माइनस C2O4 माइनस ऑक्सिलेटो हाइड्रोक्सो, ये वैसे तो नॉर्मली वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, लेकिन कोबाल्ट 3+ के साथ जब भी आते हैं तो दे बिहेव लाइक SFL। तो देखिए यहां पर ही आया है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CO, ऑक्सिलेटो का ये साइन भी देते हैं, इस तरह का आया। तो ये कोबाल्ट +3 की स्टेट में है और ऑक्सिलेटो जो है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? SFL की तरह। तो इसका आंसर होगा D2sp3, राइट। तो ये याद रख लेना है, ये वैसे वीक फील्ड लिगेंड है लेकिन कोबाल्ट 3+ के साथ हमेशा किसकी तरह बिहेव करते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह। तो कोबाल्ट 3+ का क्या हो गया? D2sp3। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल, दो बातें ऐसे ही देखिए बच्चों। ये अब मैं बात कर रहा हूं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की। तो 4 में दो चांस होते हैं, इधर sp3 और dsp2, ये चांस होते हैं। तो प्लेटिनम और पैलेडियम दो वेरी एग्जाम फ्रेंडली एग्जांपल्स। इसमें क्या होता है बच्चों, प्लेटिनम +2 है, पैलेडियम +2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। तो ये हमेशा ही क्या होता है? ऑलवेज स्क्वायर प्लेनर, ये हमेशा स्क्वायर प्लेनर होंगे। मतलब इसमें कौन सा होगा? dsp2, इधर SFL और WFL। लिगेंड कोई सा भी होगा बच्चों, प्लेटिनम और पैलेडियम के केस में हमेशा ही क्या होगा बच्चों? dsp2 होगा। क्योंकि देखिए आपने पहले एग्जांपल में देखा था NiCN4 2-, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको। तो इसमें हमारा आता था dsp2, रिवर्स पेयरिंग हो जाती थी। लेकिन Ni अगर Cl आता था, वीक फील्ड लिगेंड आता था, तो हमने कॉन्फ़िगरेशन में आंसर दिया था sp3। 4 एग्जांपल में, दोनों एग्जांपल मैंने ये कंसीडर किए थे। उसी ग्रुप के निकल के साथ ही प्लेटिनम और पैलेडियम है। लेकिन देखिए प्लेटिनम के साथ अगर Cl भी आता है तो भी बच्चों क्या होगा? dsp2। पैलेडियम के साथ अगर Cl आता है तो भी कौन सा होगा? dsp2। तो इन एक्सेप्शंस को आपको क्या करना है बच्चों? याद रखना है। इनको अगर याद रखेंगे तो बहुत अच्छा काम होगा। ठीक, तो किस तरह से पेयरिंग होती है, रिवर्स पेयरिंग होती है, सारी बातें इसमें आ गई। अब 2-3 एग्जांपल है, मैं बहुत ही अच्छे वाले दे रहा हूं जो एग्जाम फ्रेंडली है। एक ये एग्जांपल आएगा NiCO4, जो मैंने पहले कंसीडर नहीं किया है, निकिल टेट्राकार्बोनिल या फिर टेट्राकार्बोनिल निकिल 0। ये एक एग्जांपल ऐसा है जिसमें निकिल में कौन सी स्टेट है? निकिल 0 है। तो 0 स्टेट में क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है? 4s2 3d8। अब देखिए यहां तो निकिल 2+ था तो वो 4s के इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाते थे, तो रिवर्स पेयरिंग होगी या नहीं होगी इस बात पर डिपेंड करता था। यहां पर CO, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड। CO जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है, सबसे स्ट्रॉन्ग यही माना जाता है। तो ये क्या करेगा? S वालों को रिवर्स पेयरिंग कराकर क्या करा देगा? D में 10 करा देगा। ये 3d10 और 4s और 4p इस तरह से खाली होता है। तो बच्चों इसमें एज पर द प्रेजेंस ऑफ SFL द हाइब्रिडाइजेशन शुड बी dsp2, बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डजंट सपोर्ट, यहां सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इसमें एक स्पेसिफिक याद रखना पड़ेगा कि इनमें जो ये इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं वो कौन प्रोवाइड करता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रोवाइड कर रहा है। और ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3। इसकी नेचर कैसी होगी? डायमैग्नेटिक होगी, लेकिन इसकी ज्योमेट्री कैसी मानी गई है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। तो ये एक स्पेशल एग्जांपल इंपॉर्टेंट बनाकर आपको याद कर लेना है कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp3। ऑल्दो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड इज प्रेजेंट, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट नहीं कर रहा है, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, बाकी कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन आगे चले जाते हैं लेकिन वो नॉर्मल होते हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने आपको आंसर बताया कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, तो वो अपन डिसाइड कर सकते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा एक्सेप्शन एग्जांपल था और ये भी सब अपने ऐसे एग्जांपल है जिनसे हम नेचर
और हाइब्रिडाइजेशन सबको डिसाइड कर सकते हैं। ओके, ये देखो बेटा, कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, स्टेबलाइजेशन एनर्जी जिसे बोलते हैं अपन। तो ये यहां पर क्या होता है, ये माइनस है और ये क्या होता है, प्लस होता है। बस फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जैसे पहला एग्जांपल दिया गया D4 along with a strong field ligand, और उसने बोला है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए आप क्या करिए, CFSE की कैलकुलेशन करिए। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन बड़ा आसान होता है, T2Z 3 सॉरी नॉट 3, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड सारे के सारे T2Z में आएंगे और इजी में क्या आएंगे, 0। मतलब ये ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गया और ये जो ऐसे ये इजी, ये इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। SFL, अगर ये वीक फील्ड होता तो 1 2 3 और 1 इलेक्ट्रॉन इजी में जाता, वो तो पता ही अपने को। तो पेयरिंग हो जाती है इसमें। तो बच्चों अब CFSE कैलकुलेट करना बड़ा आसान है, ध्यान दीजिए, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन, दो एग्जांपल में, 2 इसमें और 2 टेट्राहेड्रल में देके दिखाता हूं आपको। तो ऐसा क्वेश्चन कोई भी आएगा तो वो इन 2 एग्जांपल से ही समझ लेना बस, राइट। तो CFSE कैलकुलेशन करनी है। सो नाउ वी हैव 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स, सो मल्टीप्लाइड बाय 2/5 माइनस 2/5 डेल्टा ओ से आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2/5 का मतलब होता है 0.4, तो 0.4 डेल्टा ओ से मल्टीप्लाई किया, प्लस यहां पर आता है P, ये पेयरिंग आए, तो यहां एक पेयर बनाए, तो अगर तीनों में पेयरिंग हो जाती है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 3P लिख देते लास्ट में बस। तो ये इसकी एनर्जी होती है। तो ये कितना आ गया, -1.6 डेल्टा ओ प्लस P। दिस इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर D4 with SFL in octahedral complex, right? Take another example, this time D6 with WFL, weak field ligand के साथ है। So write the configuration, कैसे फिल होंगे देखिए, 1 2 3 4 5 देन 6। तो इसमें T2Z में 4 आएंगे, इजी में कितने आएंगे, 2। पहले फिल करने का तरीका यही है, 1 2 3 4 5 देन 6। पेयरिंग ऐसे नहीं हो रही है, सिस्टम से हो रही है, ठीक है। तो ये आ गया। तो अब बच्चों इसमें क्या होगा, CFSE की कैलकुलेशन आपको करनी है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, वो तो वापस वही रहेगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इजी वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3/5 से, तो प्लस का 0.6 डेल्टा ओ, प्लस एक पेयरिंग हुई तो बस इसको पी लिख दिया। तो ये बच्चों आ गया माइनस का 1.6 डेल्टा ओ प्लस का 1.2 डेल्टा ओ प्लस पी। सो और आंसर इज -0.4 डेल्टा ओ प्लस पी। दिस इज ओवर फाइनल आंसर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। क्लियर है? तो ये इस तरह से अपन बात कर सकते हैं। द सेम टेट्राहेड्रल के लिए देखते हैं। इसमें क्या होता है, माइनस में 3/5 है, ऊपर क्या होता है प्लस का 2.5 है, 2/5 मतलब 0.4 है। इसमें इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन होता है, नीचे इजी आता है, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से फिल होता है। क्योंकि इसमें तो टेट्राहेड्रल होता ही तब है जब क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और sp3 कब होता है, जब हमेशा पर्सल लिगेंड होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे हुए हैं वो आपको चेक करने होंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। तो जैसे किसी ने कहा, इसका एक एग्जांपल ले लें, D5 WFL हो गए तो कंफर्म ये। तो ये क्या आ गया बच्चों, EZ2 T2Z3 1 2 इसमें आ गए, फिर 3 4 5 ऊपर आ गए। तो इसके CFSE कैलकुलेशन करो, प्रोसीजर वही रहेगा। नीचे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, तो आप क्या करेंगे, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.6 से, और यहाँ डेल्टा T फॉर टेट्राहेड्रल, वहां पर O था, प्लस ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन्स है, उनका क्या ले लेंगे, प्लस का 0.4 डेल्टा T, प्लस पेयरिंग हुई नहीं है तो 0 आ जाएगा, नो P, ठीक है ना, कहीं पेयरिंग नहीं हुई 5 में। तो बच्चों ये क्या आ गया, माइनस का 1.2 डेल्टा T, प्लस का भी कितना आ गया 1.2 डेल्टा T, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, 0। ऐसे केसेस रेयर बनेंगे, लेकिन इस तरह से अपने को कैलकुलेशन क्या करनी है बच्चों, दिखा देनी है, ठीक है। किस तरह के इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैसे भरते हैं अपन, तो उनकी बातें अपन करेंगे। ओके,
हाँ, तो इसी तरह हम देखते हैं टेट्राहेड्रल में क्या होगा, स्प्लिटिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ वही चीज है, देखिए सेम, बस इसमें कॉन्फ़िगरेशन इस तरह का होगा। ये हमेशा ही क्या होगा, sp3 होगा, क्योंकि हमेशा ही वीक फील्ड लिगेंड के साथ ये तो टेट्राहेड्रल, तो इसमें इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन होता है, T2G 1 to 2, then sorry EG1 to 2, T2G 3 to 5, then 6 7, then 8 to 10. So this is the configuration. इस तरह से होगा। तो अब हमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की कैलकुलेशन इसमें करनी होगी। तो एक एग्जांपल ले लीजिए, इसमें हमने कहा कि D6 है विद WFL, तो कॉन्फ़िगरेशन किस तरह का होगा, इजी 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 3, और यहां पर क्या आ जाएंगे, 3। किस तरह का होगा, देखिए बच्चों, ये एक में पेयरिंग हो गई और यहां पर T2G में कोई पेयरिंग नहीं। तो CFSE की कैलकुलेशन देखो बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय पॉइंट माइनस का 0.6 डेल्टा टी प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय प्लस 0.4 डेल्टा टी प्लस एक पेयरिंग हुई तो एक पी लिख दिया। तो ये आ गया माइनस का 1.8 डेल्टा टी प्लस का 1.2 डेल्टा टी प्लस पी। सो फाइनल आंसर इज माइनस 0.6 डेल्टा टी प्लस पी। इस तरह से आप टेट्राहेड्रल में क्या कर सकते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। स्क्वायर प्लेनर में कैलकुलेशन करना नहीं आएगा, लेकिन यहां देखिए ये पहले डबल स्प्लिटिंग है, पहले तो ये दिखाया आपने इस तरह का होता है डेल्टा, फिर ये इस तरह से डबल शिफ्टिंग हो जाती है, इस तरह से बनता है। रेयर है, मेडिकल के एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। स्क्वायर प्लेनर कब होता है, जब DsP2 होता है, और DsP2 कब होता है, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होता है। ठीक है, तो इनके अंदर आपको दो टर्म्स बताया था मैं कि डेल्टा SP जो होता है वो 1.3 डेल्टा O होता है, मतलब डेल्टा O से भी ज्यादा स्प्लिटिंग हो चुकी है, देखिए आप। ठीक है, ये हो चुका है। और जबकि अब रिलेशन आपको याद रखना होगा, तो ये याद रखना होगा डेल्टा SP सबसे ज्यादा होता है, फिर डेल्टा O, और सबसे कम कौन सा होता है, डेल्टा T। टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे कम होती है। एक रिलेशन और याद रखिए, डेल्टा T जो होता है वो 4/9 डेल्टा O होता है, तो यहाँ पर क्या लगा सकता है, माइनस। तो इस तरह से आप याद करें कि डेल्टा O का 4/9 तो डेल्टा T है, ये 1.3 डेल्टा O SP के बराबर होता है। तो ये एक रिलेशन जरूर याद करके जाएं, जो कभी काम आ सकता है, बाकी इसमें कैलकुलेशन आपके नहीं आएगी। ठीक है, तो ये तीनों चीजें मैंने आपको बता दी कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। आइसोमेरिज्म एंड कॉम्प्लेक्सेस। आइसोमेरिज्म आप जानते हैं, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज और बोथ, दोनों प्रॉपर्टी या सब में चेंज आता हो, किसी भी प्रॉपर्टी में डिफरेंस हो। अब उसके डिफरेंट डिफरेंट रीजन है। ऑर्गेनिक में मैंने बताया था कि ऐसा नहीं होता है कि स्ट्रक्चर डिफरेंट है इसलिए सिर्फ, वो तो एक रीजन है प्रॉपर्टी डिफरेंट होने के। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना फर्स्ट कंडीशन है, आफ्टर दैट प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी तो उन्हें हम आइसोमर्स बोलेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, इसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे। एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, तो वही ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल इसमें आएगी। इसमें लेकिन नई आइसोमेरिज्म है, आयनाइजेशन, हाइड्रेट, कोऑर्डिनेशन, लिंकेज, चार ही होती है मेनली। तो एक लिगेंड और पॉलीमर आइसोमेरिज्म का थोड़ा सा मैं आपको और आइडिया देता हूं, जिससे कि कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप काम में ले सके। तो स्टार्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसमें पहला है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म तो बस सीधा बताइए कि क्या लिख सकते हैं अपन। पहली कंडीशन तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम तो है, कोई डाउट ही नहीं है उसमें, तो राइट। आयंस डिफरेंट होता है, ये आपको लेना है बस। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का यही एग्जांपल, जैसे देखिए एक एग्जांपल की बात करें अपन, CO NH3 Cl और बाहर क्या रख दिया, Br। किसी ने कहा ऐसा आएगा क्वेश्चन, एक ही ऑप्शन दिया हुआ आएगा क्वेश्चन में और बोलेगा कि राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आयनाइजेशन आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड। तो आयनाइजेशन आइसोमर बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, अब आपको बहुत क्लियर है। आपको स्क्वायर ब्रैकेट है, ये आयन बदलना है, तो ये NH3 तो बाहर आ नहीं सकता है, तो आप क्या करिए, Br को अंदर ले लीजिए और Cl को बाहर। पहले ये कैटायन था और ये एनायन था, अब ये कैटायन है और ये क्या है, एनायन है। तो कैटायन एनायन चेंज हो जाते हैं, मतलब आयन डिफरेंट होते हैं, उसे बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसका एक एग्जांपल दिया मैंने, देखो आपको COCl SO4.5 NH3,
कॉम्प्लेक्स विच गिव वाइड पीपीटी विद BaCl2 सॉल्यूशन, और दूसरा ऑप्शन है विच गिव्स वाइड पीपीटी विद AgNO3। तो आपको याद देखना पड़ेगा AgNO3 के साथ कौन वाइड पीपीटी देता है, जिसमें कौन से आयन हो, क्लोराइड आयन हो, और BaCl2 के साथ कौन वाइड पीपीटी देगा, जिसमें कौन सा आयन होगा, सल्फेट आयन होगा। तो आप दोनों के फॉर्मूलाज आराम से लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, कोबाल्ट, ये NH3 तो अंदर आएगा ही, उसके साथ आप यहाँ Cl अंदर ले लें और ये SO4 बाहर लिख दें, ठीक। जबकि इसके एग्जांपल में क्या आएगा, अगेन CO, NH3 SO4 अंदर ले लें और Cl बाहर ले लें। तो इसमें कौन कौन से आयन है, इसमें एक तो क्लोराइड आयन है और एक दूसरा आयन कौन सा है, CO NH3 SO4, ये वाला प्लस, इस तरह के आयन है। जबकि इसमें कौन कौन से आयन है, ये स्क्वायर ब्रैकेट प्लस सल्फेट आयन है इसमें, SO4 2-, और इसको आप ब्रैकेट में करके उसी तरीके का आयन बनाएंगे तो +2। तो ये सल्फेट जो है वो बेरियम +2 के साथ क्या बनाता है, BaSO4 बनाता है, जिसका वाइड पीपीटी आता है, राइट। जबकि इसमें ये Cl- जो है वो Ag+ के साथ क्या बनाता है, AgCl का कैसा वाइड पीपीटी देता है। तो ये बातें अपने को ध्यान रखनी होगी कि कौन सा टेस्ट कौन से आयन का होता है, उसके अकॉर्डिंग आयनाइजेशन आइसोमर्स बनाते हैं। क्लियर है। सेकंड देखिए बच्चों, इस कैटेगरी में हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, अब ये बार बार नहीं लिखेंगे तो पक्का ही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो किसमें डिफर कर रहा है, डिफर इन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एज ए लिगेंड। वाटर मॉलिक्यूल का लिगेंड के रूप में जो होगा वो इसको दिखाना है कि लिगेंड के रूप में उसका नंबर कितना है। तो देखिए एक एग्जांपल इसका ये लेते हैं, जैसे ये आया CuCl3.6H2। तो अब आपको क्या करना है बेटा, इस एग्जांपल में आपको आइसोमर्स बना के बताने हैं जो हाइड्रेट आइसोमर हो, क्योंकि आयनाइजेशन बन नहीं सकता था, एक ही आयन है Cl। तो यहां देखिए बच्चों, CO और ये 6 के 6 वाटर अंदर आ गए और 3 Cl बाहर आ गए, एक तो ये कंडीशन है। तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एज ए लिगेंड कितना है, 6। इसका हाइड्रेट आइसोमर कोई पूछेगा तो ऐसा होगा बच्चों, ये वाटर क्या हो जाएगा 5, बट टू मेक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यू हैव टू मेक 1 Cl इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। व्हाई, बिकॉज सम पीवीज आर यूज्ड एज SV लिखा था ना मैंने, ऐसा होता है। तो यहां पर ये आ गया 2 Cl ऐसे हो गए, 1 वाटर ऐसे आएगा, ठीक, ऐसा बन सकता है। इस तरह के और एग्जांपल बन सकता है। देखिए ये 4 हो जाए मान लो, 2 Cl, 1 Cl बाहर आएगा, यहाँ 2H2, ठीक। तीनों Cl अंदर आकर 3 .H2 नहीं जुड़ सकता क्योंकि न्यूट्रल स्पीसीज के साथ वाटर इस तरह से जुड़ेगा नहीं। तो ये ऐसे आइसोमर्स बनेंगे, इन्हें कौन सा बोलते हैं, हाइड्रेट आइसोमर्स बोलते हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ लिगेंड 6 है, यहाँ वाटर कितने लिगेंड है 5 या 4, यानी वाटर का नंबर लिगेंड के रूप में डिफरेंट डिफरेंट होता है, उसे बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमर्स। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म ये कब होती है, व्हेन पहली कंडीशन बोथ द आयंस आर कॉम्प्लेक्स आयन, दोनों के दोनों स्क्वायर ब्रैकेट होने चाहिए, तब होता है ऐसा। और इसमें क्या होता है, क्या चेंज होता है, लिगेंड्स आर इंटरचेंज्ड, इसमें लिगेंड्स इंटरचेंज होते हैं दोनों आयंस में। देखिए एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, यहां देखिए CO, ये NH3 है और यहां पर क्या है CrCl6, ये मान लो +3 स्टेट है। ये एक एग्जांपल हो गया। अब कोई बोलता है इसके कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बनाइए, तो उसमें लिगेंड्स इंटरचेंज होंगे। तो स्कूल के हिसाब से तो हम क्या करते थे, एक ऐसा कर देते थे कि ये NH3 आप Cr के साथ ले लेते थे तो कैटायन तले आ गया, और कोबाल्ट के साथ क्या ले लेते थे Cl6। ये 2 एग्जांपल। लेकिन कई बार आप कंपटीशन में आएंगे, ये 2 एग्जांपल सफिशिएंट है कि ये इसमें इसका लिगेंड इसके साथ आ गया, इस मेटल के साथ इसका लिगेंड आ गया। लेकिन जरूर नहीं है सारे के सारे आए, बारी बारी एक एक भी चेंज कर सकते थे। तो कई बार इसमें पूछेगा कि टोटल आइसोमर्स कितने बनेंगे, तो इसका टोटल आइसोमर्स का आंसर होगा 6। कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर आइसोमर्स बनते हैं, ठीक है। तो ये एक NH3 इधर जाएगा, एक Cl इधर आएगा, फिर 2 जाएंगे, 3 जाएंगे, 4 जाएंगे, 5 जाएंगे, 6 जाएंगे, ऐसे 7 बन जाएंगे। लेकिन एक जो न्यूट्रल स्पीसीज बनेगी वो अलाउ नहीं होगा। तो टोटल ये बनते हैं, ठीक है। तो इसके आइसोमर्स कितने हो गए, इतने। लेकिन अगर यही ऐसे पूछा जाता
CONH3 और 6 और COCl6। मेटल सेम होता दोनों, मेटल सेम होगा तब इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे? 3 ही आइसोमर बनेंगे, क्योंकि एक बार NH3 चला गया, 2 चला गया, बस एक ही। 3 वाला न्यूट्रल होता है वो चलता नहीं है, बाद में वापस करो तो रिपीट होने लगते हैं, क्योंकि कोबाल्ट है ना दोनों, तो इसमें 3 ही आइसोमर का। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का हाफ बनते हैं कब? जब मेटल सेम होता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल बनते हैं तब जब मेटल डिफरेंट होता है। तो एक एग्जांपल तो देने को और दे सकते हो चाहे आप, जैसे देखो PT प्लेटिनम के साथ 4NH3 ये है, और प्लेटिनम के साथ ही मान लो Cl4 है, सेम मेटल हुआ तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो उसके आगे आंसर बन जाएंगे 2। थर्ड एग्जांपल हो गया। लेकिन अगर एक प्लेटिनम है और एक अगर निकिल लें, मेटल डिफरेंट कर दें, तो उसके कितने आइसोमर्स बनेंगे? 4। तो ये बच्चों इस तरह से कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का नंबर भी आपको बता देना है। और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, कोई पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे एक एग्जांपल देखा था अपने आइसोमेरिज्म में जिसमें दोनों मेटल एक में आता है, तो पॉलीन्यूक्लियर अगर कॉम्प्लेक्स है तो उसमें अगर लिगेंड वहीं चेंज हो रहे हैं तो उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, क्योंकि वो एक ही कंपाउंड के अंदर ही चेंज हो रहे हैं, ऐसा होता है। ठीक है। लिंकेज आइसोमेरिज्म, ये भी एग्जाम फ्रेंडली है काफी। ये कब होता है? व्हेन कौन से वाले? एम्बिडेंट या एम्बिडेंटेड लिगेंड्स आर यूज्ड। ये तब होते थे एम्बिडेंट लिगेंड्स होते हैं। एम्बिडेंट लिगेंड बताया था मैंने आपको, डायमर हो सकते हैं, मतलब बाइडेंटेड हो सकते हैं। बाइडेंटेड होते हैं लेकिन एट ए टाइम वो क्या करते हैं? मोनोडेंटेड, यूनिडेंटेड की तरह बिहेव करते हैं, तो वो वाले एग्जांपल। तो इसका भी एग्जांपल, अगर एग्जांपल पहचानने आएंगे बस, तो देखो बच्चों, CO NH3 का आपने 4 किया, तो यहां पर आपने यहां लिखा है NO2 इस तरह से, और SaCl2 था मान लो, तो इसका अगर लिंकेज आइसोमर बनेगा तो ये NH3 ऐसे का ऐसा रहेगा, Cl वहीं बाहर रहेगा, क्योंकि Cl को अगर आपने चेंज किया तो आयनेशन आइसोमर बन जाएंगे। तो ये NO2 की जगह क्या होगा बच्चों? ONO, मतलब दिस टाइम डोनर एटम इज O, while in this case N, it is nitro, it is nitrito। तो इसके नेमिंग में अपन देखने की बात होती है। इसका नाम तो क्या लिखोगे? नाइट्रो। इसका नेम लिगेंड के रूप में क्या लिखोगे? नाइट्रीटो। या इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? नाइट्रो N, सॉरी नाइट्रो O। नाइट्रो N तो वो N मतलब डोनेटिंग साइड को दिखा, नाइट्रो लिख दो इसको भी, लेकिन O लिख दिया ब्रैकेट में, इसका मतलब डोनेटिंग साइड इज O, इट मींस इट इज नाइट्रीटो। ओके, तो ये ऐसे एग्जांपल जिसमें होंगे, ये आ सकते हैं साइनाइड और आइसोसाइनाइड आ सकते हैं, थायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट, साइनेटो, आइसोसाइनेटो, ऐसे सारे एग्जांपल इस कैटेगरी में आ सकते हैं। तो ऐसे में डोनेटिंग साइड बदलेगी लिगेंड में, तो उसको अपन बोलेंगे लिंकेज आइसोमर। ओके, नेक्स्ट देखिए, लिगेंड आइसोमर और पॉलीमर आइसोमर, ये जनरली आते नहीं है कभी भी। ये एक एग्जांपल बताया था बस मैं आपको, जैसे देखिए CO, ये NH3 लिया मैंने वापस। यहां पर एक लिगेंड ऐसा लेते हैं कि फिनाइल लेते हैं, फिनाइल, तो फिनाइल में ये लिया अपन ने, और यहां पर Cl3 मान लो। अब दूसरा एग्जांपल देखो, CO, वही NH3 रहेगा, वही Cl3 बाहर रहेगा, और वही फिनाइल यहाँ क्लोरोफिनाइल ही रहेगा, लेकिन इस बार क्या है, जो फिनाइल में क्लोरो है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड इन द लिगेंड इज एट डिफरेंट पोजीशन। तो यहां पर इस लिगेंड का नाम क्या था? है तो क्लोरोफिनाइल ही, बट इट इज 2 क्लोरोफिनाइल, जबकि ये वाला कौन सा होगा? 4 डैश कह सकते हो, 4 क्लोरोफिनाइल। तो इस तरह से लिगेंड्स के अंदर अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसकी पोजीशन चेंज हो, देन इट इज कॉल्ड लिगेंड आइसोमेरिज्म। ओके, पॉलीमर आइसोमेरिज्म, वैसे तो देखिए इसको आइसोमेरिज्म नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? कंप्लीट मल्टीपल होता है। तो इसमें ये एम्पेरिकल फॉर्मूला बेस्ड है बेसिकली। जैसे देखो आप, PT NH3 ये एक एग्जांपल लिया, तो इसका इस तरह का आइसोमर कोई दिखाए, रेयर है, ऐसे नहीं आता है बच्चों। NH3 PT Cl4, सबको डबल कर दिया, देखिए 2 PT हो गए, NH3 भी 4 हो गए, Cl भी 4 हो गए। तो इस तरह से ये दोनों आइसोमर ऐसे हों जिसके एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम हो लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंप्लीट मल्टीपल में हो, तो दीज आइसोमर्स आर नोन एज पॉलीमर आइसोमर्स। ओके, मेनली जो क्वेश्चन आते हैं
इसमें बच्चों हमेशा स्टीरियो आइसोमेरिज्म में से आता है क्वेश्चन, जो हमेशा आएगा एक आइसोमेरिज्म में से एक क्वेश्चन पक्का है। जो अपन वीडियो में पढ़ रहे हैं उस वीडियो को ध्यान से पढ़ना, बस उसमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा आइसोमेरिज्म में। देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो कंडीशन थी, साथ में कौन सा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी क्या होता है, सेम होता है। लेकिन इनमें क्या होता है, जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएगी तो ज्योमेट्री चेंज होगी, और ऑप्टिकल आएगी तो प्लेन पोलराइज को डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कराएंगे, डेक्स्ट्रो या लीव ऐसे, ठीक है, मिरर इमेज होंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन कौन शो करता है पहले ये पता होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखो बच्चों 2, मैं सारे केसेस लिख रहा हूं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पहले पढ़ी हुई इसलिए इतना डिटेल की जरूरत नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा 6। इसमें आपको टिक किसको करना है, 6 को, इसको क्रॉस करना है, इसको क्रॉस करना है, इसको टिक तो करना है, लेकिन कौन सा, स्क्वायर प्लेनर ओनली। मतलब अगर टेट्राहेड्रल वाला होगा तो फिर ये कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इसमें सिर्फ कौन सा वाला, स्क्वायर प्लेनर वाला कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ये आइसोमेरिज्म शो। तो देखिए अब बच्चों हम लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितने का एग्जांपल लिया अपने, 4 से शुरू करते हैं। मैंने सब लिख दिया क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो और नॉट शो, ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि कौन शो करता है कौन नहीं करता है। तो आपको बहुत अच्छे से, एम मेटल है, ए लिगेंड है, ए मोनोडेंटेड लिगेंड है, A4 नहीं शो करेगा, 3 सेम होंगे तब भी शो नहीं करेगा क्योंकि सिस और ट्रांस बनाना होगा तो बनेगा नहीं। अब यहां देखिए MA2B2, यस MA2BC और MABCD, ये तो इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे, 2, इसके भी कितने आइसोमर्स बनेंगे, 2, और इसके MABCD, ये काफी फ्रेंडली एग्जाम, ठीक है ना, MABCD चारों लिगेंड डिफरेंट होंगे तो 3 आइसोमर्स बनेंगे। अब आपको ध्यान रखना है MA2B2 इस तरह का है, देखो बच्चों ये प्लेटिनम लिया अपन ने, और प्लेटिनम में 2 NH3 एक साइड और दोनों Cl एक साइड, तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, सेस। इसके जब वापस से ऐसा बनाते हैं तो अगर एक ट्रांस बनाना होगा तो ये प्लेटिनम, both the NH3 are at opposite side as it is, Cl are also opposite side, so it is known as trans। BC में क्या हो जाएगा, एक Cl और एक Br ले लेना, एक ग्रुप एक पेयर सेम रखोगे, चारों आएगा तो एक को फिक्स करके 3 को रोटेट करा के आपको बनाने हैं। तो नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछते हैं कितने बनते हैं, इन दोनों में तो 2 बनता है सिस ट्रांस, लेकिन इसमें क्या बनता है, 3 आइसोमर्स बनते हैं, याद रखना। ओके, नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही चल रहा है, लेकिन इस बार अपन ने लिगेंड्स मोनोडेंटेड के तो सारे ऑप्शन खत्म हो गए थे, तो आपको बाइडेंटेड लिगेंड लिए AA, और AA जो है ये बाइडेंटेड लिगेंड तो है ही, साथ में कैसा है, सिमेट्रिकल भी है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड है, और AB जो है वो कैसा है, एसिमेट्रिक बाइडेंटेड है। ये सिमेट्रिक बाइडेंटेड और ये कौन सा है, एसिमेट्रिक बाइडेंटेड। तो सिमेट्रिक बाइडेंटेड में जैसे एग्जांपल आएंगे इथाइलिन डायमीन या ऑक्सिलेटो, ये ऐसे एग्जांपल आ गए। जबकि इसमें अपन क्या ले सकते हैं, ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो समझते हैं ना, CH2 NH2, आधा तो इथाइलिन डायमीन होता है, आधा क्या होता है, ऑक्सिलेटो का, दोनों का पार्ट होता है। तो ये एसिमेट्रिक है। तो इनमें से देखिए बच्चों AA2 जब दोनों सिमेट्रिक होंगे तो EN दोनों तरफ आएंगे तो कोई चेंज करके भी कुछ नहीं होगा, लेकिन MAB2 एसिमेट्रिक जब ये होता है तो ये इस तरह का आइसोमर बन सकता है। ऐसे देखिए MAA, नहीं ये तो ये नहीं लगाना था, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही रखना है बच्चों। तो MAAB2, तो अगर B2 अलग अलग आएंगे, यहां तो AA रहेगा, B2 है, तो ये भी आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, ये भी आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। इसका मैं दिखाया था किस तरह से होगा, 2 आइसोमर बन जाएंगे, एक तो सिस और एक ट्रांस। देखो बच्चों ये M होगा, ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है जिसमें A B यहाँ आ गया, तो A यहाँ B यहाँ, जैसे ग्लाइसिनेटो में अपन ने बात करी तो NH2 CH2 CO ऐसे जोड़ दिया। अब दूसरी बार में क्या करा, वापस NH2 CH2 ऐसे है, तो ये कौन सा बन जाएगा, सिस, और इसी की ट्रांसफॉर्म कैसी बनेगी, आप एक को चेंज मत करिए, AB यानी ग्लाइसिनेटो का NH2 ऊपर रखिए, CO नीचे, लेकिन दूसरे में क्या कर दीजिए, CO ऊपर कर दीजिए, ये ऐसे कर दीजिए, तो ये इस तरह का कौन सा बन जाएगा, ट्रांस। तो MAB2 ये इस तरह का आइसोमर होगा जो आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। सिमेट्रिक होंगे तो यहाँ भी A यहाँ भी A, तो ये AA होंगे तो क्या होगा बच्चों, ये तो कोई आइसोमर बन ही नहीं सकते, तो बस इनमें से ये एक। तो ये थे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर वाले एग्जांपल जो ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं।
अब आता है बच्चों, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इस बार 6, और इसमें भी मैं सिर्फ कौन सा एग्जांपल ले रहा हूं, मोनोडेंटेड लिगेंड। सारे केसेस लिख दिए मैंने 1 to 11 जितने भी होते हैं। MA6 आप खुद लिख सकते हैं, A6 फिर A को 5 करिए, B लिखिए, फिर 4 करिए, B2 करिए, ऐसे सारे जितने भी केसेस बनते हैं। MA6 और MA5B को छोड़कर जितने भी एग्जांपल हैं वो सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, राइट। तो इनमें से आपको कौन सा एग्जांपल बनाना पड़ेगा, 3 एग्जांपल आपको खास तौर पे आने चाहिए, MA4B2 और MA4BC और MA3B3। ये तीनों एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम फ्रेंडली है, इनको तो आप सीख लीजिए कैसे स्ट्रक्चर बनते हैं, बाकी जब बनाने आएंगे तो बना लेंगे, बाकी जरूरत नहीं पड़ेगी। MA4B2 तो देखो बच्चों इनके कितने आइसोमर्स बनेंगे, 2 किस तरह के, देखो यहाँ कोबाल्ट लिया, ये होता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। तो यहां पर क्या करें बच्चों, कोबाल्ट के साथ देखिए 2 Cl यहां लगा दीजिए और बाकी NH3 आप इस तरह से अटैच करिए, तो इसको बोलते हैं अपन सिस। इसका अगर ट्रांस बनाना होगा तो किस तरह का बनेगा बच्चों, जो Cl है वो अपोजिट आ जाएंगे, तो NH3 भी ऑटोमेटिकली सब अपोजिट हो गए। तो ये कौन सा है, ट्रांस। तो आप ध्यान दीजिए बच्चों, अगर अपन किसी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की बात करें ऐसे M, और ये इसकी पोजीशन है लिगेंड की 1 2 3 4 5 और 6, तो सिर्फ 1 6 2 4 और 3 5 ये 3 पोजीशन जो है वो कौन सी मानी जाती है, ट्रांस। बाकी ऑल दी पोजीशंस आर कंसीडर्ड एज सिस पोजीशन, ठीक है। तो यहां देखिए 2 बन गए, ये एक जो बनता है इसके अंदर आपको याद करना होता है, 2 फॉर्म होती है, फेसियल और मेरिडियनल, FAC फॉर्म और MER फॉर्म। इसमें क्या होता है, तीनों सिमिलर ग्रुप एक ही फेस के, जैसे NH3 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 तीनों एक ही फेस के कोने पे है, जैसे एक बना के दिखा, ये कोबाल्ट है मान लो, तो यहाँ NH3, यहाँ पर भी NH3 और यहाँ पर भी NH3, और इन तीनों पोजीशन पे क्या C है। तो ये एक फेस का कॉर्नर हो गया, एक फेस के कॉर्नर पर इस तरह से सिमिलर ग्रुप आते हैं, तब कौन सी फॉर्म होती है, फेसियल FAC फॉर्म होती है, और नहीं आते हैं तो कौन सी होती है, मेरिडियनल फॉर्म होती है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। और इसका एक याद कर लीजिए, इसके कितने हैं, 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं, राइट। तो 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे जो सारे के सारे सिस होंगे, और सिस होंगे तो उनके 15 ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बन जाते हैं, तो टोटल आइसोमर्स के बन जाते हैं 30 अगर स्टीरियो की बात करें, ठीक। अब देखिए ये वही कोऑर्डिनेशन नंबर वापस वही चल रहा है 6, लेकिन इस बार कैसे लिगेंड लिया है अपन ने, बाइडेंटेड। बाइडेंटेड में एक तो ये टॉपिक है, एक ये टॉपिक है, एक ये जो होता है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ये सिर्फ ऑप्टिकल शो करेगा, ध्यान रखना। तो MAA2B2 और MAA2BC इसका ये फेवरेट एग्जांपल है, कितनी बार ये आया, मतलब सॉरी बाइडेंटेड लेना था, कोबाल्ट EL ले लो 2Cl2, ये पर्टिकुलर एग्जांपल याद है। तो इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, तो हम कहेंगे इसके 2 आइसोमर बनेंगे, एक कौन सा, सिस, और एक कैसा होगा, ट्रांस, इस तरह से, ठीक है। BC आएगा तो यहाँ Cl और Br आ जाएंगे, उसके भी कितने आइसोमर बन जाएंगे, 2 आइसोमर बनेंगे। और इस आइसोमर को अगर आपको दिखाना हो किसी को, सिस को या उसको, लो ये दोनों Cl अगर आप यहाँ रखते हो और दोनों Cl अगर आप कहाँ रखते हो, आमने सामने रखते हो, आमने सामने रख दिया, ट्रांस हो गया, ये सिस हो गया। तो ये En क्या आएगा, ऐसे आएगा, यहाँ पर En है, इसमें बात करेंगे तो ये En होगा और ये कौन सा होगा, En। तो इससे सिस और ट्रांस 2 आइसोमर बनते हैं। Br चेंज करेंगे तो यहाँ Cl की जगह किसी को एक Br लगा दो, ठीक है। सिस में तो क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। तो ये ट्रांस आइसोमर्स होंगे, वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेंगे, ये बात अपने को नोटिस रखनी है, ओके। MAA2B2 ये एग्जांपल मैं देख चुका हूं अभी, ठीक है। तो इसके कितने आइसोमर बनाए, ठीक, 2 अभी देख लिया। MAA2BC तो अगर ये होगा तो बच्चों एक बना के दिखाया था वापस, ये Cl और ये Br और ये EL और ये EL, कौन सी फॉर्म है, सिस, और ट्रांस फॉर्म में आप जानते हो Cl Br आमने सामने आ जाएंगे, तो अब बता चुका हूं, इसकी डिटेल की जरूरत नहीं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसमें क्या करेंगे, प्लेन पोलराइड को जो क्लॉकवाइज घुमाएंगे वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे वो कौन से होंगे, रिवर्स रोटेटरी होंगे, सब जानते हैं।
इसमें 3 ही एग्जांपल याद करिए खासतौर से, एक ये और एक ये। MAA3 ये क्या करता है? ओनली ऑप्टिकल आइसोमर्स। याद रखना, नो जीआई। क्यों एग्जाम में आएगा कौन जीआई शो करता है, कौन ओआई शो करता है। आप पीछे के पेपर देखिए 20 ईयर्स के, सब में यही क्वेश्चन आता है। तो ये ऑप्टिकल शो करता है, ज्योमेट्रिकल नहीं। जबकि ये दोनों जो हैं ये क्या करेंगे? बोथ ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, दोनों के दोनों शो करेंगे। तो जैसे एक क्वेश्चन आता है, जैसे ये एग्जांपल अभी लिया था हमने, COEN2Cl2 प्लस। इसके आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स। एक पूछा जाता है टोटल ऑप्टिकल आइसोमर, दूसरा पूछा जाता है टोटल ज्योमेट्रिकल। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमने प्रीवियस पेज पे देखा था, दो, एक सिस और एक ट्रांस। ऑप्टिकल में क्या होगा? दो ही बनेंगे। लेकिन अगर टोटल स्टीरियो आइसोमर पूछेगा तो 2 + 2 4 नहीं होगा, 2 + 2 कितना होगा? 3। ये कैसे होगा बच्चों? देखो, एक होगा सिस और एक क्या होगा? ट्रांस। ये फर्स्ट सिस बना दिया, सेकंड ट्रांस बन गया। वो दो तो प्रीवियस पेज जो बनाए थे अपन अभी, देख लो वापस। ये देखो, ये सिस था और ये क्या था? ट्रांस। एक सिस बन गया, एक ट्रांस बन गया, ये तो दो बन गए ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब सिस का मिरर इमेज बन जाएगा, यहां मिरर लगाएंगे तो ये दिखेगा। लेकिन ट्रांस का अगर मिरर इमेज बनाया तो मीजो आइडेंटिकल होगा, वो सिमिलर बनेगा, तो इसलिए वो माना नहीं जाएगा। तो सिर्फ क्या होगा इसमें, आपको ध्यान क्या रखना है बच्चों, कि सिस और ट्रांस बनता है, और थर्ड जो होगा वो क्या होगा? मिरर इमेज ऑफ सिस। सिस की मिरर इमेज, तो रिपीट दो बार थोड़ी करना होगा, वो तो एक बार तो इसमें आ चुका तो वापस थोड़ी आएगा। तो सिस का मिरर इमेज तो दो तो ही हो गए, और एक ट्रांस। ट्रांस की कभी भी मिरर इमेज बनेगी नहीं, जो बनेगी वो मीजो आइडेंटिकल होगी, ठीक है, तो इसलिए उसको कंसिडर नहीं करेंगे। BC आएगा तो इसी तरह से क्या होगा? चेंज हो जाएगा। और MAA3 तो अपन इसमें एक एग्जांपल दिखा सकते हैं। ये EN यहां पर, एक EN यहां पर, एक EN यहां पर, और इसके मिरर लगाकर आप दूसरा दिखाएं तो ये EN इस साइड दिखेगा आपके, ये इस साइड दिखेगा। तो ये अगर डेक्स्ट्रो है तो ये कैसा होगा? लीवो। तो ये शो करता है, ये शो करता है, ये शो करता है। नंबर पूछे तो इस तरह से बताना है। तो ये इतना आइसोमरिज्म पढ़ना होता है। बाकी DNA को तो बहुत सारा डिटेल होता है उनका, एक एक को अपन क्लासिफाई करें, वो 15 जितने लिखे थे, लेकिन उनकी बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, ये यहाँ पर बनाए हुए हैं, मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूँ, वहां पर बना दिए थे, इसके तो मैंने दिखा दिया आपको। इसका फिर आपको मेरा रिजल्ट दिखा देता हूँ। यहाँ मिरर लगा दीजिए, अच्छा सुंदर सा मिरर लगाइए, इसमें आप देखते हो ना आराम से। ऐसे ये डेक्स्ट्रो होगा तो ये क्या होगा? लीवो, ठीक। लेकिन अगर आपने ये बनाया था ट्रांसफॉर्म, अगर इसकी बनाई थी लाइक दिस, तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा? ओके, लास्ट टॉपिक है बस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस और कुछ एप्लीकेशंस ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड वगैरह की। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स किस तरह से बनता है? M पे कोई प्लस चार्ज है, ये लिगेंड है जिसका नंबर X है, न्यूट्रल लिगेंड ये मान लो, तो MLX और पावर क्या आ जाता है? N2 प्लस। इस तरह से बनता है। जैसे आप प्रैक्टिकल एग्जांपल लेना चाहें तो कोबाल्ट +2 है मान लो, +6 NH3 है, तो ये बच्चों कैसा बनता है? इस तरह का कॉम्प्लेक्स, राइट। एक इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट होगा Ks, जिसमें अपन किसकी, ये तो कॉम्प्लेक्स इसका एक्टिव मास, ये इस तरह से, और एक होगा K डिसोसिएशन, जो हमेशा क्या होगा? 1/Ks होगा। इट इज कॉल्ड स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो जो इधर इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब कॉम्प्लेक्स बनने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी, जबकि डिसोसिएशन इसका अपोजिट है, जल्दी ब्रेक होगा। तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट और स्टेबिलिटी कांस्टेंट को ध्यान करके आगे अपन ने कुछ बताया कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्फ्लुएंसिंग
द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। स्टेबिलिटी केएस, स्टेबिलिटी कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा होगा, लेकिन डिसोसिएशन कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उतना स्टेबिलिटी क्या होगी, कॉम्प्लेक्स की कम होगी। पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम पे प्लस चार्ज ज्यादा होगा तो लिगेंड्स अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो उतना ही क्या होगा, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जैसे कोई +3 वाला है वो कॉम्प्लेक्स जो होगा +2 वाले के बजाय क्या होगा, ज्यादा होगा, बिकॉज इट हैज मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट लिगेंड्स, तो लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो ऐसा होगा। ये पॉजिटिव चार्जेस सेम हो जाए तो फिर साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे अपन डी ब्लॉक में बात करें तो मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल ऐसे चल रहे हैं, तो इसमें इधर जाने से क्या होता है बच्चों, साइज कम हो रही होती है, साइज कम हो रही होती है, स्टेबिलिटी क्या हो रही होती है, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ रही होती है, ये ध्यान रखना है। लेकिन ये कब लगाना है, जब चार्जेस सेम हो जाए तभी आपको इसके बेस पे देखना है। दूसरा देखिए, नेचर ऑफ लिगेंड, लिगेंड की बेसिक नेचर, बेसिक नेचर का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू डोनेट लॉन पेयर, लिगेंड की नेचर लॉन पेयर डोनेट करने की होती है, जितनी ज्यादा लॉन पेयर देने की टेंडेंसी होगी या किसी मेटल की जितनी ज्यादा लेने की टेंडेंसी उतना ही स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो वही चीज है। एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये ध्यान रखना, ये लिगेंड्स को उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है, देयर टेंडेंसी टू डोनेट लॉन पेयर उसमें अरेंज करा गया है। तो I- वीकेस्ट Br, Cl, F, OH, C2O4 2- वाटर, ठीक है, फिर EDTA, NH3, En, Cn-, CO, तो ये कुछ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं। ये पहले कौन से होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड है। तो लिगेंड्स को उनकी बेसिक नेचर यानी लिगेंड लॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी में अरेंज करने को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एक देखिए चिलेशन, चिलेशन से क्या होता है, कॉम्प्लेक्स की हमेशा स्टेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, चिलेशन से बढ़ती है, चिलेशन से स्टिलेट रिंग बनती है, साइक्लिक रिंग बन जाती है। अब एक क्वेश्चन आता है N2H4, ये देखिए ये कैसा लिगेंड है, एक बाइडेंटेड है बट इट बिहेव्स लाइक यूनिडेंटेड, कैसे, तो हम कहेंगे NH2 ये हाइड्रोजन होता है, ये लॉन पेयर है, इसने मेटल को अगर इस तरह से लॉन पेयर डोनेट करके एक चिलेट रिंग बनाई तो ये क्या होगा बच्चों, कितने मेंबर्ड, 3 मेंबर्ड चिलेट रिंग है जो क्या होती है, हाईली अनस्टेबल, किस वजह से, ड्यू टू द हाई एंगल स्ट्रेन, हाई एंगल स्ट्रेन साइक्लोप्रोपेन में देखा है था अपन ने, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, तो साइक्लोप्रोपेन बहुत कम स्टेबल होता है क्योंकि 60 डिग्री एंगल होता है sp3 में, तो उतना स्टेबल नहीं हो पाता है। तो एंगल स्ट्रेन जो बेयर थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग, तो 3 मेंबर्ड रिंग स्टेबल नहीं है, दैट्स व्हाई ये यूनिडेंटेड की तरह बिहेव करता है। तो आप याद कर लेना कौन कौन सी, 5 और 6 मेंबर्ड चिलेट रिंग्स आर स्टेबल। तो 5 और 6 मेंबर चिलेट रिंग होती है, तो वो कॉम्प्लेक्स जो होंगे और कॉम्प्लेक्स जो ऑर्डिनरी होता है उनकी कंपैरिजन में क्या होंगे, ज्यादा स्टेबल बताने होंगे, ठीक है। बताने को तो ईएन रूल भी था जो पहले बताया था, लेकिन आजकल ईएन रूल को स्टेबिलिटी का एक एसेंशियल पार्ट नहीं मानते हैं, इसलिए उसको अपन नहीं लेते। अब छोटा सा टॉपिक है ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स नाम से ही पता लग रहा है कि देयर इज अ डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बन, एंड कार्बन मस्ट बी पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक स्पीसीज, ये कार्बन। तो जैसे देखिए सिग्मा बॉन्डेड, तो सिग्मा बॉन्डेड में क्या होता है, CH3 MgI, C2H5 डाई Zn, मरकरी हो सकता है, C2H5 Pb, टेट्रा इथाइल लेड, ये हो सकता है। तो कार्बन का मेटल के साथ डायरेक्ट एक सिंगल बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, ऐसे एग्जांपल। तो क्या ये इस कैटेगरी में आएगा, CH3 CH2 COO CH3, सॉरी ये नहीं, COONA लिखो, CH3 क्या लिखा अपन ने, Na। तो क्या बच्चों ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होगा, तो हम कहेंगे नो, क्योंकि मेटल O से बॉन्ड बना रहा है, कार्बन से नहीं बना रहा है, तो कार्बन से बॉन्ड बनाना चाहिए। ऐसे देखो CH3 CH2 ONA,
सोडियम एथॉक्साइड ये भी इस कैटेगरी में नहीं आएगा। तो मेटल कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, तो उसे अपन बोलते हैं सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड। ये टेट्राइथाइल लेड, इसको याद कर लेना, ये एक एंटी नॉकिंग एजेंट है। पेट्रोल में मिलाया जाता था पहले ताकि पेट्रोल की क्वालिटी को सुधारा जा सके, उसकी आवाज को कम किया जा सकता, एंटी नॉकिंग एजेंट होता था टेट्राइथाइल लेड। ओके, 5 बॉन्डेड ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स इसमें कौन से आएंगे? ये सैंडविच कंपाउंड आएंगे इसमें। सैंडविच कंपाउंड जिन्हें बोलते थे चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स से, ये देखिए डाइबेंजीन क्रोमियम ऐसे, या इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल फेरोसिन। फेरोसिन क्या होता था? FeC5H5, ये इसको बोलते हैं फेरोसिन, एक मेडिसिन के रूप में भी काम में आता है। तो डाइबेंजीन क्रोमियम या फेरोसिन, फेरोसिन में क्या होता था? ये भी एक सैंडविच कंपाउंड है, इसे चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स है, इसमें ऐसे डॉट 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 होता था, ये चार्ज माइनस है सब जगह, यहाँ पर भी चार्ज माइनस, इस तरह का होता है। तो ये इसको मेटल की तरफ चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं, ऐसे बेंजीन भी अपना चार्ज इसको ट्रांसफर कर रहा है, तो चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो इनमें सिर्फ क्या होता है? पाई बॉन्ड होता है। तो इस तरह का इस कैटेगरी में आएगा। और एक और देखिए, जैसे सॉल्ट होता था, जैसे सॉल्ट होता है के PtCl3 C2H4, इस तरह का कैसा स्ट्रक्चर होता है? देखो के 3Cl तो Pt को इस तरह से कॉर्डेट बॉन्ड बनाता है, और इस तरह से जो CH2 ये होता है, ये ऐसे ट्रांसफर करता है इस तरह से। तो ये पाई बॉन्ड का ट्रांसफर है। इस वजह से क्या होता था? CC जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाती थी? इंक्रीज कर। रीजन क्या है? देखिए C डबल बॉन्ड C है, नॉर्मल तो C डबल बॉन्ड C प्योर डबल बॉन्ड होता है, लेकिन इसने इसको चार्ज इधर दे दिया, तो इसका चार्ज कुछ कम हो गया, तो डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आने से CC बॉन्ड लेंथ जो होती है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें CC बॉन्ड लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, पहले जितना दे रखा होता है उसे थोड़ा सा बढ़ा के आपको आंसर देना होगा। तो ऐसे एग्जाम्पल जो थे पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड। सॉरी, लास्ट कैटेगरी सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड। सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड में क्या आएंगे? मेटल कार्बोनिल्स इस कैटेगरी में आएंगे, जैसे NiCO4, FeCO5, CrCO6, इस तरह। ये मेटल कार्बोनिल, वैसे तो कार्बोनिल ऑर्गेनिक का पार्ट नहीं है, लेकिन इसको एक्सेप्शनली ऑर्गेनोमेट्रिक में इन्वॉल्व किया गया है। तो मेटल कार्बोनिल में किस तरह का बताया था मैंने आपको? मेटल, तो मेटल के पास ये क्या होता है? वैकेंट ऑर्बिटल होता है। ये मेटल के पास क्या होता है? फुली फिल्ड ऑर्बिटल नहीं होता। ये लिगेंड है, जैसे CO लिया, तो ये C के वैकेंट ऑर्बिटल है, ये फुली फिल्ड ऑर्बिटल थे, तो इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन देकर इस तरह से। याद है कि ये लिगेंड को दिया है, तो ये लिगेंड नहीं दिया तो कॉर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ये पाई स्टार से इन्होंने क्या करा? वैकेंट ऑर्बिटल में, अपने पाई स्टार वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स मेटल के फुली फील्ड से लिए हैं, तो इसको क्या बोलते थे? बैक बॉन्डिंग। ये बैक डोनेशन होता था। और इस बॉन्ड को कौन सा बोलते थे? सिनर्जिक बॉन्ड। और ये इसको बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। इस वजह से कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। पाई एसिड लिगेंड बोले जाता है। ठीक है, तो लोन पेयर दे भी रहे हैं और इलेक्ट्रॉन मेटल के वैकेंट से ले भी रहे हैं। तो सिनर्जिक बॉन्ड की एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आए तो यहां देखिए दो तरह के बॉन्ड है, M का C से और C का किससे? O से। दो तरह के बॉन्ड है। सिनर्जिक बॉन्ड जब बढ़ेगा, सिनर्जिक इफेक्ट बढ़ेगा, मतलब सिनर्जिक बॉन्ड अगर स्ट्रेंथ बनती है, ये बॉन्ड अगर स्ट्रांग बनता है, तो पहले सिंगल बॉन्ड था, अब क्या होगा? एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहा है। तो ध्यान रखना, M और C का बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो बच्चों क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो C और O का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो क्या करेगा? कम होगा। पहले बॉन्ड ऑर्डर 3 था, जो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि इधर बॉन्ड ज्यादा बनेगा तो कार्बन की वैलेंस 4 ही है। तो कहने का मतलब है सिनर्जिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो मेटल कार्बन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा और कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में क्या रिलेशन होता है? तो उसके अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन आता है उसका आंसर हमें देना होता है। एक लास्ट में लिया है मैंने क्वेश्चन इसका, तो उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, कोई भी पूछेगा कि CO की बॉन्ड लेंथ पे क्या फर्क पड़ गया, नॉर्मली CO की बॉन्ड लेंथ
बॉन्ड ऑर्डर 3 के अकॉर्डिंग थी, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद CO की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 से कम हो जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर कम होने से बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। तो इस तरह के आंसर आपको ध्यान देने हैं कि सिनर्जिक बॉन्ड बढ़ने से मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रांग होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, और इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कम होगा, तो बॉन्ड लेंथ इसकी इंक्रीज करेगी। ये सिनर्जिक बॉन्ड का इंपैक्ट आपको समझाना है। और सिनर्जिक बॉन्ड बनाने के लिए क्या होता है, मेटल के पास जितना माइनस चार्ज ज्यादा होगा ना, मोर द नेगेटिव चार्ज ऑन मेटल, स्ट्रॉन्गर द सिनर्जिक बॉन्ड, उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा सिनर्जिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के ऐसे एग्जांपल मैंने आपके जो बैक फॉलोअप क्वेश्चन में दिया है, जिसमें आपको क्या होगा, नेगेटिव, पहले एक बार आया हो भी है, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा किसी भी मेटल पे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज्यादा लेने की टेंडेंसी होगी पाई स्टार में। ये पाई स्टार वैकेंट ऑर्बिटल थे इसलिए, ठीक है ना। तो ये आपको पूरा बताना है मेटल कार्बन का, और मेटल कार्बोनिल हमेशा ही ईएन रूल को फॉलो करता है, ये भी हमने पढ़ा। एप्लीकेशंस में देखिए, सिस्प्लेटिन एक एंटी कैंसर है, जो मेडिसिन में काम आता है, फेरोसिन भी मेडिसिन में काम आता है। फोटोग्राफी में देखो, पहले के जमाने में जो रील आया करती थी सेल्यूलोइड की, उस पे AgBr की कोटिंग होती थी, धूप में निकालते ही वो सेंसिटिव होता था धूप से, तो Ag में रिड्यूस होकर ब्लैक हो जाता था, फोटो खराब हो जाती थी। लेकिन डेवलपिंग के लिए उसको हाइपो सोल्यूशन में डिसॉल्व करते थे, तो एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाता था, और उसके बाद Ag इसमें प्रोटेक्ट हो जाता था। अब वो नेगेटिव जो होता था, आपको छोटा छोटा देखा होगा पुराने जमाने में, तो वो बनता था। मेटलर्जी में भी देखिए, ये मेटलर्जी में हमने देख चुका है, मैकआर्थर फॉरेस्ट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, सिल्वर और गोल्ड के एक्सट्रैक्शन में काम आता है। तो सिल्वर का कोई भी और लेते हैं, हॉर्न सिल्वर लिया जैसे, तो सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड बनता है, जिंक के साथ कराता है तो सोडियम टेट्रासाइनोजिंकेट एक और कॉम्प्लेक्स बनता है, और सिल्वर या गोल्ड जो भी होता है वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, जो प्रैक्टिकल में सॉल्ट एनालिसिस करते हो आप, उसमें भी देखो, सेकंड ग्रुप में कॉपर का कंफर्मेटिव टेस्ट है, कॉपर 2+ है, वो पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ चॉकलेटी पीपीटी देता है, चॉकलेटी पीपीटी बनता है कॉपर फेरोसाइनाइड का। थर्ड ग्रुप में आयरन का Fe+3 होता है, जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ पर्शियन ब्लू देता है, ये पर्शियन ब्लू है, और KCN इसके साथ ब्लड लाइक रेड ये कलर देता है। तो ये कॉम्प्लेक्स आपको याद होने चाहिए, इन पे कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे फोर्थ ग्रुप में निकल होता है, निकल DMG के साथ निकल DMG रेड कलर का देता है, तो इसमें भी एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये इस तरह से है। ये DMG का फॉर्मूला है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, और ये इस तरह से निकल के साथ ये रेड कलर का पीपीटी देता है। इसमें पूछा था कितनी रिंग्स होती हैं, तो दो तो ये देखिए 5 मेंबर चिलेट रिंग्स है, ये दोनों रिंग्स जो है वो कौन सी रिंग है, ये चिलेट रिंग है 1 2, तो 2 चिलेट रिंग्स है, और 2 ये जो होता था H बॉन्डिंग की वजह से ऐसा, तो 2 रिंग्स कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बनती है, और 2 उससे होती है, तो एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है, तो रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। Which of the following has maximum magnetic moment? मैग्नेटिक मोमेंट का किससे पता लगेगा बच्चों, मैग्नेटिक नेचर से, मैग्नेटिक नेचर का पता लगेगा अनपेड इलेक्ट्रॉन से। तो देखिए नॉर्मली तो अपन क्या करते हैं, Fe+2 आता है, जैसे इसमें अपन ने डिसाइड किया कि इट इज Fe2+, इसमें डिसाइड किया इट इज कोबाल्ट 3+, इट इज Fe2+, इट इज निकल 2+, ये डिसाइड तो कर दिया मैंने, लेकिन इससे अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं देखने बच्चों। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें 2 है, इसमें क्या है 4 है, उसमें 4 है, ऐसे आ गया, लेकिन ये चलेगा नहीं मामला, क्योंकि हमें क्या देखना पड़ेगा, इसके साथ लिगेंड की नेचर भी देखनी पड़ेगी। ये कौन सा लिगेंड है, SFL, और इसमें भी कौन सा है, ये SFL, बाकी दोनों में क्या है, वीक फील्ड है। तो वीक फील्ड होता है जब, तो क्या होता है, निकल में जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स थे तो वो के वो काम आ जाता है निकल 2+, क्योंकि रीअरेंजमेंट नहीं होता, रिवर्स पेयरिंग नहीं होती। इसमें देखिए, इसमें भी क्या होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है, तो 4 के 4 रह जाते हैं, ये अपने पहले देख चुके हैं, ये सेम एग्जांपल, ठीक है। कोबाल्ट प्लस से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से पेयरिंग हो जाएगी
तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, 0, तो इसकी नेचर हो जाएगी डायमैग्नेटिक। ऐसे ही क्या हो जाएगा, इसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो, 4 से क्या हो जाएंगे 0, तो 0 हो गए तो डायमैग्नेटिक हो गए। तो ये 2 है और ये 4 है, तो कह रहे हैं मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा। तो आपको ध्यान रखना है जिनमें वीक फील्ड लिगेंड होते हैं उनमें रिवर्स पेयरिंग नहीं होती, तो उन्हीं में अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के चांस रहते हैं, ठीक है। और मैग्नेटिक मोमेंट तो अपन ने कैलकुलेट करना सीख लिया, डी ब्लॉक में भी सीखा था, रूट ऑफ n इंटू n+2 बोर मैग्नेटॉन, तो 4 लेंगे तो 4.89 बोर मैग्नेटॉन यहाँ से आ जाएगा इस तरह से। तो मैग्नेटिक मोमेंट किसमें मैक्सिमम होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन से पता करना है, लेकिन आफ्टर द इफेक्ट ऑफ लिगेंड, ओके। एक ये क्वेश्चन मैं बता रहा था आपको, CO बॉन्ड लेंथ इतनी दे रखी है 1.12, किसमें, CO में, तो इसमें कितनी होगी, तो इसमें मैंने बताया इसमें कौन सा इफेक्ट होगा, सिनर्जिक बॉन्ड बढ़ेगा, सिनर्जिक बॉन्ड बढ़ेगा तो M और C का तो जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इंक्रीज करेगा, लेकिन C और O का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 से कम हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। दैट्स वाई CO बॉन्ड लेंथ जो होगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज करेगी, तो इट मस्ट बी मोर देन 1.12 एंगस्ट्रॉम, बस ऐसा आंसर देना, ठीक है। तो और ये बच्चों आपके लिए कुछ फॉलोअप क्वेश्चंस लिए, एक रिएक्शन के बाद एक रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट होती है, फॉलोअप क्वेश्चन में भी ये रिएक्शन मैंने पूछी है, कॉपर सल्फेट की KCN से रिएक्शन कराओगे, रट लेना बच्चों, K3CuCN4 एक ये बनता है, जबकि कैडमियम के साथ रिएक्शन होती है तो ये K2CdCN4 बनता है। पहचान करने के लिए उसमें H2S गैस पास करते हैं तो कोई कलर नहीं आता, जबकि इसमें H2S गैस पास करते हैं तो CDS का येलो PPT आता है, क्योंकि इसमें जो बच्चों ये CdCN4 जो बनता है ये कैसा है, एक इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, राइट। तो ये आपको 2 रिएक्शन याद करने थे। अब बस ये फॉलोअप प्रोसेस, नॉट ऑप्टिकल आइसोमर्स पूछा है, KCN में डिसॉल्व करने में यही क्वेश्चन जो कई बार आता है, मैंने आपके लिए ले लिया है, अभी जो बताया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन विल हैव स्ट्रॉन्गेस्ट CO बॉन्ड, तो अब मैंने वो चार्ज के अकॉर्डिंग बताया था आपको, ठीक है। द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पूछा है, द वैल्यू ऑफ स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है, और एक ये एग्जांपल पूछा है कौन सी वाले आइसोमरिज्म, इसमें देखिए एक में SCN है, एक में NCS, एक में N डोनर है, एक में S है, तो ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे कि कौन सी आइसोमरिज्म है। तो प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ लीजिए, फिर भी कोई डाउट लगे तो आप डाउट सेक्शन में आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए बच्चों, बस अब हमारा काम बस 2 लेक्चर और बचे हैं, जिनके बाद एक बार अपना कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम वापस से अगर कोई कमी रह गई होगी आपको तो आपसे वापस से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि वी हैव स्टिल टाइम, अभी भी है अपने पास, ओके। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए।